हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओजस मैथमेटिक्स। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चन से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, है ना। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन, है ना, ये है बेसिक डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन होता क्या है, किसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन जो होता है वो एक रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की, है ना। आप इसमें लिख सकते हो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दिया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे आप अगर 12th क्लास में हो तो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको पता ही होगा, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूं, ठीक है, तो ये कितना आता है? 2x आता है। कितना आता है? 2x। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, क्या बोला मैंने? अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसलिए क्या बोलते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे ले रखा है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। आपने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, कितना आ गया? 3x स्क्वायर। ये सबको आता होगा यार, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? 3x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आया, तो अगर मैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर कितना आएगा? एक्स क्यूब आएगा। आंसर कितना आएगा? एक्स क्यूब। इसलिए जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि इट इज द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। ये सबसे पहले ये बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दो एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक सेकंड डेफिनेशन भी होती है इसकी। सेकंड डेफिनेशन में आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा इसका इंटीग्रेशन जो होता है उसका सिंबल वगैरह क्या होता है। इसका सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है, स्नेक की तरह। ठीक है, ये क्या होता है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन जो होता है वो इस फॉर्म में मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन मतलब जैसे मान ले दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है, या फिर एक्स पावर 4 प्लस 7x, या फिर ऐसे होता है साइन एक्स, है ना, या फिर हो सकता है कोस एक्स। इस प्रकार से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं कि ये जो dx है ना, dx, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। किसका फंक्शन? x का। तो जो इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? dx। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अगर ऐसे लिखा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, dx ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो d के बाद क्या लिखा हुआ है? x। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? x के रिस्पेक्ट में होगा। इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता 2x स्क्वायर प्लस 7y, ठीक है, और यहाँ पे होता है dx, तो dx लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे y आ गया, तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा, तो हम y को क्या करेंगे? कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या ट्रीट होती है? कांस्टेंट। क्या ट्रीट होती है? कांस्टेंट ट्रीट होती है। ये चीजें मेरे को आपको बतानी थी स्टार्टिंग की। एक तो इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, आरपीओडी, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और एक दूसरी बताई मैंने आपको कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? ये स्नेक टाइप का सिंबल होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? कोई भी फंक्शन होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी, है ना। और डी एक्स का मतलब क्या होता है कि
डी के बाद एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया? इस लाइन का मीनिंग ये हो गया कि अगर आपके इंटीग्रेशन के अंदर है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें एक्स को छोड़ के बाकी कुछ भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है? वाई। तो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो वाई को हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स को छोड़ के बाकी सबको क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये लाइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको याद रखने हैं ताकि आपको इस चैप्टर में इजी वे में चैप्टर चल सके, ठीक है। सबसे पहले e की पावर x, सबसे बेसिक फॉर्मूला करते हैं, x की पावर n dx, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये x है और ये n है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। और प्लस आएगा c यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर कंफर्म यूज होता है यहाँ पे। c का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर, है ना, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो c तो आपको लगाना है। इस c को हम क्या बोलते हैं? लिख लेना यहाँ पे, c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, COI। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग पूरा लिख लेना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड में लिखते हैं हम आपके लिए एक फॉर्मूला 1/x dx, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? x के रिस्पेक्ट में। और ये क्या है? 1/x, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन आएगा log mod of x, ठीक है। और प्लस में क्या लगाएंगे? c। और c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर 2, है ना, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकती है, -2, -3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद log mod of x। mod x का मतलब क्या है? mod x का मतलब आपको पता ही होगा कि मोड के अंदर हम ये जो x है ना, x के बाहर मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये x हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और आपको पता ही है जो log होता है वो तभी डिफाइन होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो? एंगल क्या हो? पॉजिटिव हो, ठीक है। खैर ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूले में हम बात करते हैं कि जैसे e⁻x है, e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x का e की पावर x ही होगा। और प्लस में क्या लगाएंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लगाना ही लगाना है, वरना आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर। e की पावर x का e की पावर x प्लस c। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया x की पावर n, उसके बाद लिखवाया मैंने 1/x e की पावर x। तो ये फॉर्मूले एज इट इज ही याद रखने हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि यहाँ पे मान लो ऐसे दे रखा है e की पावर 2x, ठीक है, और फिर आप उसमें यही लगा रहे हो कि e की पावर x का जैसे यहाँ पे क्या फॉर्मूला था? e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x होगा। आपने देखा e की पावर 2x है, तो यहाँ भी आपने कर दिया e की पावर 2x प्लस c कर दिया। ये सही तो है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें छोटी सी मिस्टेक है। छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? x का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या था? 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था? 1 था। तो लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो इसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 प्लस का कितना? c। कहने का मतलब जो फॉर्मूले जैसे है ना उसको वैसे याद रखो। यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज नहीं हो सकता x का। अगर कोफिशिएंट चेंज हो गया, x के सामने मान लो 2 आ गया, तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 आएगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ मान लो e की पावर 3/2x, ठीक है, ये dx ये लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। इसका तो आता ही नहीं इंटीग्रेशन e की पावर 3/2x का, तो आप क्या करो? e की पावर x का आता है, आपको पता ही है। e की पावर जो x रहता है उसको क्या रहता है? e की पावर x, तो ऐसे लिख दो उसको, e की पावर 3/2x, ठीक है। उसके बाद जो अब मैंने आपको बताया, जो x का जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट कितना है? 3/2, तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। और ये अब ये 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 2 को ऊपर ले जाओ,
तो जैसे ही 2 ऊपर जाएगा तो क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 e की पावर 3/2x। ठीक है, ये बाद के क्वेश्चन है, फिलहाल आप यही 3 फॉर्मूले याद रखो, है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। 3 फॉर्मूले हो गए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर्मूले रहते हैं, वो कराना शुरू करते हैं। 4th नंबर का फॉर्मूला, 4th फॉर्मूले जैसे a की पावर x dx। ठीक है, a की पावर x अपॉन ln a भी बोलते हैं, या फिर लोग a बेस e भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस में क्या लगेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ पे a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे a क्या हो सकता है, कोई भी नंबर। इसे मैं आपको एग्जांपल कराऊं इसका, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 की पावर x dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे a को आप मान लो 2 को आप a मान लो, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो आपने 2 को तो a मान लिया, तो अभी ये पूरा क्वेश्चन किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 की जगह a लिख दो, a की पावर x dx। तो अभी ये बना कि नहीं बना, ये फॉर्मूला बन गया, तो लगा दो फॉर्मूला, क्या होगा, a की पावर x अपॉन log abc। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2, x का x, नीचे log 2 बेस e, और प्लस में क्या लगा दोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, क्या है आंसर आपका। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे लिखा हुआ, मान लो 3 की पावर x dx। ठीक है, यहाँ भी सेम ही है, यहाँ भी चेंज थोड़ी ना हुआ। a की वैल्यू कितनी मान लोगे, 3 मान लोगे, और a की वैल्यू 3 मान के सेम फॉर्मूला लग जाएगा जैसे अभी लगा है, a की पावर 3 मान के ये लग जाएगा। a की पावर x मतलब 3 की पावर x, नीचे log a बेस e, a कितना है 3 बेस e, प्लस कितना c, c क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 4 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं 5th नंबर का फॉर्मूला साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, उसका होता है माइनस का कोस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का ध्यान रखना, एक्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है, 1 है। यहाँ भी एक्स का आर्ग्यूमेंट 1 है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, एग्जाम्पल में क्या यही आएगा एग्जाम्पल तो यार, साइन एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी, माइनस कोस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है साइन 2x dx, ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको पता है मैंने तो आपको साइन एक्स का फॉर्मूला करवाया था माइनस कोस एक्स, यहाँ पे साइन 2x आ गया, तो अब क्या करोगे, एज इट इज करो जैसे आपने ये याद किया था, माइनस का कोस 2x, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और प्लस में क्या लगा दोगे, सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, करना वैसे ही है, बस अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो उसको नीचे ले जाना। ठीक है, अब बच्चों को डाउट यहाँ पे होता है, साइन 1/2 एक्स dx लिखा हुआ, मान लो ये एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो सेम रहेगा, माइनस लगा दो कोस, उसके बाद क्या आ रहा है 1/2x लगा दो प्लस सी। अब x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो 1/2 से। ठीक है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, 1/2 नीचे आ गया, बढ़िया। तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा, -2 कोस 1/2 x प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी प्यारी प्यारी बातें। अब आगे चलते हैं, है ना। ये वीडियो में बिना मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा है मुझे बनाते हुए वैसे तो वीडियो, क्योंकि मैं ज़्यादातर खुद शो होना चाहता हूँ वीडियो के अंदर कि कम एटलीस्ट मेरा फेस तो नज़र आए, पर लॉकडाउन चल रहा है यार, लॉकडाउन के चक्कर में क्या बताऊँ, सैलून्स वगैरह सब बंद हैं, चेहरे की हालत बहुत ख़राब है, तो वीडियो में चेहरा अच्छा नहीं आएगा, इसी वजह से बिना फेस दिखाए ही वीडियो बना रहे हैं। खैर, रामायण महाभारत खत्म करते आगे चलते हैं। कोस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अगेन वही बातें इसमें भी कि अगर कोस 2x दे रखा हो, ठीक है, dx, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1,
कोस 2x दे रखो, dx दे रखो इंटीग्रेशन में, और आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। क्या आएगा इसका? सेम वही बातें वापस रिपीट करनी पड़ेगी। साइन 2x है ना, x का क्वेश्चन कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दो प्लस c लगा दो। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर होगा लेकिन ध्यान रखिए। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। साइन x हो गया, कोस x हो गया, ठीक है, अच्छे हो गए। उसके बाद 7 नंबर स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर में क्या स्टार्ट करें यार? साइन x हो गया, कोस x हो गया, उसके बाद हाँ सीकेंड स्क्वायर x dx है ना, ये फंक्शन है सीकेंड स्क्वायर x, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये फंक्शन है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बढ़िया। ये जो इसका आएगा आंसर वो कितना आएगा? 10x। कितना आएगा? 10x प्लस c। ध्यान रखिएगा ये n है और ये x है। मेरा n और जो x है ना वो एक जैसा लगता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 10x। मेरे को भी खुद कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि मैंने n लिखा था कि x लिखा था। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए तो कितना आ गया? 10x प्लस c। बढ़िया, नजर तो आ ही रहा होगा यार आपको। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यार टिल्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं ऐसे वीडियो, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी ठीक है, इट्स ओके, सही लग रहा होगा आपको भी। ठीक, समझ में तो आ रहा है, बस उतना ही आना चाहिए। मैथ्स तो ईजी रहता है यार वैसे भी। चलिए जी आगे चलते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स का कितना? 10x है। 8th नंबर का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का जो रहता है वो रहता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। 9 नंबर में हम लिखते हैं, क्या लिखें? हाँ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स तो हो गया, हाँ उसके बाद लिखते हैं सीकेंट एक्स इंटू 10x dx। इसका आएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। सेक एक्स भी बोलते हैं कई लोग, सीकेंट एक्स भी बोलते हैं, आपकी मर्जी जो बोलना चाहो। सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस सी, ये 10 है, tan ये x है, dx सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आई नो, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद है कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स dx आएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी, है ना। सी अपनी मर्जी से अभी लगाते रहो यार, बार बार नहीं लगाऊंगा मैं, सी तो आपको लगाना ही है, मार्क्स कटते हैं वरना उसके। आगे चलते हैं जी। कोसिकेंट एक्स हो गया जी, हाँ जी हो गया जी। उसके बाद है नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा 12 नंबर में -√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ जाएगा, माइनस आ गया ना, चेंज हो गया हल्का सा, तो फिर माइनस लगा दो, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक हो गए 12 फॉर्मूले हो गए। बहुत बोरिंग लग रहा होगा मुझे पता है, आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा यार क्या राम कहानी लिखवा रहा मास्टर, लेकिन ये फॉर्मूले लिखने जरूरी है यार। अभी नहीं लिखोगे तो बाद में लिखोगे, तो इससे अच्छा अभी लिख लेते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। 14 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन फॉर्मूला का यूज मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा आपको। 14 नंबर में है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा कोट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये प्लस है, इधर माइनस है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। प्लस में तो साइन इनवर्स, माइनस में कोस इनवर्स, प्लस में टेन इनवर्स और माइनस में कोट इनवर्स, ठीक है। 15 में आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x√x²-1, ठीक है। यहाँ पे dx हो जाएगा सीकेंट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। 16 1/mod(x), माइनस लगा दो यहाँ पे, सही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा x²-1, डाउट हो गया था गलत तो नहीं कर रहे। कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। 17 17
एक दे रखा है इंटीग्रेशन 17, अभी करा देता हूँ आपको। मान लीजिए इंटीग्रेशन आपको मोड एक्स का करना है, मोड एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मोड एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे यार, ठीक है। इसके लिए ना, अगर ये जो कर रखा है ना, इसमें अगर इंटीग्रेशन करना है आपको मोड का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको केस मानने पड़ेंगे, है ना। क्या मानने पड़ेंगे, स्पेशल केस मानने पड़ेंगे। आपके बुक में पता नहीं क्या दे रखा, भगवान जाने, लेकिन इसमें अगर मोड एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केस मानने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा, है ना। मोड एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो केस मान के होता है, क्योंकि मोड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक्स से ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव खुलती है और लेस देन के लिए नेगेटिव खुलती है। ये बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी इतने याद रखिए आप, जितने मैंने आपको कराए हैं फॉर्मूले, है ना। एक नोट डाउन कर लीजिएगा और एज इट इज याद रखने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। एक्स की पावर 2 है, कोफिशिएंट 1 है, एक्स की पावर 2 है, कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। कोफिशिएंट का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे याद रखना। इधर देखिए, इधर एक्स है, इधर एक्स है, कोफिशिएंट 1 1 है, इधर एक्स है, इधर एक्स है, कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। यहां तक हो चुका है, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या कराया, मैंने आपको करा दिया कि सबसे पहले कराया था मैंने आपको, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन कराई थी, है ना, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद मैंने फॉर्मूले कराए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन जो होता है हम पढ़ते क्यों हैं, है ना। वाई वी रीड इंटीग्रेशन, क्या जरूरत थी इंटीग्रेशन की पढ़ने की, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 4th नंबर का पॉइंट है, वाई वी रीड इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत आलस आ गया यार, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होगे कि शॉर्ट में लिख रहे सारी चीजें, वाई वी रीड इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत लेजी फील होता है ये सब चीजें लिखते हुए, इसलिए आप खुद ही इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या इसको पढ़े बिना हम मैथ्स नहीं सीख सकते, सीख तो सकते हैं। इंटीग्रेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट भी है बहुत जगह। मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। एरिया वाले क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिएगा स्क्वायर लग रहा है यार, स्क्वायर है, ठीक है। ये साइड ए है, ये भी ए है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं बोलूँ इसका एरिया क्या होगा, आप में से कुछ लोग तो बता ही देंगे, ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, अब ये क्या लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, या फिर हिंदी में बोल दो उसको क्या लग रहा है, आयत लग रहा है। अब आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एल है, ये बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू बी हो जाएगा। तो ऐसे फिगर जो सिमेट्रिकल है ना, इनका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है आपको, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इनका एरिया, क्योंकि इनका ऑलरेडी हमको फॉर्मूला आता ही है, ठीक है। लेकिन मान लीजिएगा ऐसा कर्व बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब इस कर्व का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इसका एरिया। अब देखो यहां तक तो ए है, ये ओरिजिन है, यहां तक कितना है, ए है, और यहां तक कितना है, बी है। क्या कोई मेरे को ये साइड बता सकता है, बिल्कुल यार। देखो ये तो यहां से लेके यहां तक कितना है, ए, और यहां से लेके यहां तक कितना है, बी। तो बीच वाली साइड ये कितनी होगी साइड, बी माइनस ए, कितनी होगी, बी माइनस ए। अब हाइट कैसे निकालोगे, आपने ये बेस तो निकाल लिया, क्योंकि ये अगर आप देखो ना ध्यान से, ये जो फिगर बना हुआ है ये ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। तो एरिया कैसे निकालोगे आप, ऊपर से आपने बेस जब फाइंड आउट कर लिया, आधार पता कर लिया, बी माइनस ए है, यहां से लेके यहां तक बी माइनस ए है, लेकिन आप हाइट पता नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो हाइट लगातार ना वेरी कर रही है, चेंज हो रही है लगातार हाइट। जो चीज चेंज हो रही है उसको कैसे आप पता कर सकते हो, देखो यहाँ पे हाइट कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हाइट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आप यू कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे फिगर है ना, जो जिसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही है, तो ऐसे फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन की।
किसकी हेल्प लेते हैं? इंटीग्रेशन की, है ना। तो हम बोल सकते कि इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ताकि हम ऐसे फिगर जो सिमेट्रिकल नहीं है उनका एरिया हम फाइंड आउट कर सकें, या फिर सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं आपको कि ऐसे फिगर जिनका फॉर्मूला हमको नहीं आता, ठीक है, या फिर जिन फिगरों में कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो ऐसी फिगरों का एरिया, फिगर्स का एरिया जो निकालते हैं वो किसकी हेल्प से निकालते हैं? हम इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम होता है वो समीशन भी बोलते हैं उसको, सम करना। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, इस टाइप के जो फिगर होते हैं, है ना, फिगर्स रहते हैं, उनका एरिया बड़ी इजीली हमको फाइंड आउट करके देता है। सोचिए अगर इंटीग्रेशन ना होता तो हम ऐसे फिगर को कभी भी एरिया फाइंड आउट कर ही नहीं पाते, ठीक है। ऐसे फिगर का एरिया हम कभी भी फाइंड आउट कर ही नहीं पाते। कई लोग इसमें ऐसा बोलेंगे, जरूर मुझे पक्का पता है, चरस फैलेगी दूर तक जाएगी कि सर एक काम करो, सर आपने ये लिखा ना, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इधर रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप अब इजीली निकाल सकते हो, नीचे रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मूला। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी बात मान ली हमने। लेकिन सोचिए अगर ऐसा फिगर बन रहा हो इस टाइप से, ये यहां तक ए और यहां तक बी। अब कोई मेरे को करके बताओ इसको तोड़ के, जैसे इस वाले फिगर को तो आपने ब्रेक कर लिया बड़ी इजीली, इसमें कैसे कर लो सर, हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको कैसे ब्रेक करोगे? आप ब्रेक करके देख लो, नीचे तो रेक्टेंगल बन जाएगा लेकिन ऊपर तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो ऐसे फिगर जो कि अजीब ही टाइप के हों, उनमें कोई सिमेट्री टाइप की कुछ ना हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो ना, यहाँ भी हाइट चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, हाइट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसी फिगर जिसमें कोई ना कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है, तो ऐसी फिगर का जो एरिया है वो किसकी हेल्प से निकलता है? इंटीग्रेशन की हेल्प से निकलता है, ठीक है। ये हो गया कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग से, है ना। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, एक्स की पावर एन डी एक्स, है ना, एक वापस एक हल्का सा रिवीजन, एक्स की पावर एन डी एक्स। तो एक्स की पावर एन डी एक्स में एन क्या था? कोई भी रियल नंबर था, कोई भी क्या था? कोई भी रियल नंबर था। तो इसका आंसर क्या था? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये था इसका इंटीग्रेशन का आंसर, कि हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। अब इसको ऐसे याद नहीं रखना, आपको याद ऐसे रखना कि एक्स की पावर में कुछ भी आएगा ना, उसकी इंटीग्रेशन क्या करता है? उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है एक्स की पावर 6 dx, है ना। फंक्शन क्या है? एक्स की पावर 6 है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब एक्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। कुछ फंक्शन के अंदर एक्स को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्स को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स की पावर क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एक्स की पावर एन टाइप का लग रहा है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है? पावर में क्या है? एन है। तो यहाँ पे पावर में कितना है? 6 है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। क्या होगी? 6। तो यहाँ पे ये लग जाएगा फॉर्मूला, एक्स की पावर एन प्लस वन। इसका मतलब क्या है? पावर में एक इंक्रीमेंट कर दो, 6 प्लस 1 कितना? 7। और नीचे भी उसी को लिख दो, 6 प्लस 1 कितना? 7 प्लस 1 प्लस क्या कर दो? सी कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब पावर में एक इंक्रीज कर देना आपको और वही नंबर नीचे लिख देना है। एक्स की पावर 7 dx लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे आप? बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सेम बन रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बात? 7 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन। तो एक्स की पावर कितना? 7 प्लस 1। नीचे भी क्या कर दोगे? 7 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस क्या कर दोगे? सी। सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में एक्स की पावर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1/2 dx, ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। तो फंक्शन क्या है? एक्स की पावर 1/2, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब एक्स को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी फंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक्स की पावर 1/2, तो क्या करो? पावर में एक प्लस कर दो। पावर क्या? 1/2 है, इसमें 1 प्लस कर दो और नीचे भी एज इट इज लिख दो 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा शायद। अच्छा, इसमें क्या करोगे? एलसीएम लोगे। अगर आपको एलसीएम लेना आता है, मैं मान के चल रहा हूं आपको आता होगा, तो ये 3/2 आ जाएगा।
नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2। मैंने बताया था आपको पहले भी कि 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2x⁻³ 3/2 अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा। प्लस क्या लगा दोगे, प्लस c, वो तो लगाना ही लगाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। एक क्वेश्चन आप लोग अभी करोगे, जल्दी करके दिखाओ, वीडियो पॉज कर लेना और फटाफट इसका आंसर निकालो। x⁻7/2 -7/2 dx, इसका निकालो आंसर फटाफट। x⁻7/2 dx। यहाँ पे मैंने क्या बताया है, n जो होता है कोई भी नंबर हो सकता है यार, कोई भी रियल नंबर। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर हैं, रियल नंबर है, बिल्कुल है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या लोगे आप लोग, n एक रियल नंबर है ना, तो क्या -7/2 एक रियल नंबर होता है कि नहीं होता। कई लोग सोच में पड़ गए, अरे -7/2 एक वास्तविक संख्या जो रियल में, कभी देखा है -7/2 को, बिल्कुल देखा है। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जो वास्तव में होते हैं, तो -7/2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी है आपको, -7/2 लेनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू रख देना -7/2, आंसर आपका आ जाएगा। खुद से ट्राई कीजिएगा, आंसर मैं नहीं बता रहा, आप खुद से कर लीजिएगा, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा शानदार एग्जाम्पल नंबर पता नहीं कौन सा, 5th मान लेते हैं। √x dx मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे ना, अब आपको अगर पता हो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो x⁻1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, x⁻1/2 dx लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन x⁻1/2 dx, रूट को मैंने ऐसे लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब बाकी तो आप लोग कर ही दोगे। क्या लिखो उसमें, x की पावर में 1 प्लस कर दो, नीचे भी एज इट इज छाप दो, प्लस c। अब कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कराया था मैंने, x⁻3/2, नीचे भी कितना 3/2। ठीक है, 3/2 और 3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2/3 x⁻3/2 प्लस c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना ही बताएंगे सब लोग आपको, ज्यादा नहीं बताएंगे, और थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा बता ही दूंगा आपको, डोंट वरी। है ना, एक टाइप के जो फॉर्मूले हैं उनके क्वेश्चन मैं एक जगह करा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उस चीज की। एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ, और जो लोग आरबीएससी बोर्ड से हैं वो टेंशन ना करो बिल्कुल भी, उनकी बुक्स के सारे क्वेश्चन मैं अपने नोट्स में ही कवर कर दूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम्पल वगैरह सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x⁻2 + 1 अपॉन x⁻4। है ना, मैंने अभी बहुत सारे फॉर्मूले कराए हैं, लेकिन मैं जो फर्स्ट फॉर्मूला जो था मेरा x⁻n, उसी के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ये दे रखा है dx, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो। फंक्शन क्या है इसमें, फंक्शन x⁻2 + 1 अपॉन x⁻4। ठीक है, और dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करोगे, देखो इसमें एक टेक्निक रहती है, आई लगा लिया करो इधर, आई का मतलब इंटीग्रेशन इक्वल टू, टेक्निक रहती है, क्या करेंगे अपन, बंटवारा कर देंगे। बंटवारे का मतलब क्या है, डिवाइड कर देना। इसके नीचे भी 4 कर दो, इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन x⁻4। ठीक है, यहाँ इधर लगा दो dx, क्या लगा दो dx, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको कुछ ना कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा हो यार, ये पता होना चाहिए कैंसिल हो जाएगा। नीचे पावर 4 है, ऊपर पावर 2 है, 4 पावर से 2 पावर कैंसिल हो गई, तो नीचे क्या जाएगा 1 अपॉन x⁻2। यार ऊपर तो नीचे 4 थी, ऊपर 2 थी, कैंसिल होगा नहीं होगा यार, कैसे हो आप लोग। तो कैसे लिखा हुआ था, x⁻2 का मतलब क्या होता है, ये पढ़ा होगा x इंटू एक्स, और नीचे क्या दे रखा था x⁻4, मतलब x कितनी बार है 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है ना, तो x⁻2 बना, मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है तो x⁻4 बना। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब x से x, ये x इंटू एक्स रह गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर ऐड, तो x⁻2, तो ये इस ऐसे किया, समझ में आया होगा, अरे आया होगा यार। अच्छा आगे चलते, प्लस इधर तो एज इट इज रहेगा x⁻4 dx, है ना, ये ब्रैकेट लगा दो। अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में बता दूंगा मैं आपको। इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 फंक्शन बन गए, एक तो फर्स्ट फंक्शन ये बन गया, सेकंड फंक्शन ये बन गया। तो क्या करो आप, अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन दोनों फंक्शनों पे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन x⁻2 dx प्लस 1 अपॉन x⁻4 dx। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया अपन ने, देखो सबसे पहले बंटवारा कर दिया, ये बंटवारा,
ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक पहुंच गया, फर्स्ट फंक्शन बन गया, सेकंड फंक्शन बन गया, तो इंटीग्रेशन इसके पास चला गया और ये dx यहाँ आ गया, तो क्या बन गया 1/x² dx, बीच में प्लस था, प्लस इंटीग्रेशन अंदर आ गया और dx इधर आ गया। कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन को आप अंदर ले जा सकते हो। अगर आपके पहले एक फंक्शन था ये, अब बंटवारा करते ही एक फंक्शन से दो फंक्शन बन गए, तो आप इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शनों के पास ले जा सकते हो, और इंटीग्रेशन जिस जिस फंक्शन के पास जाएगा ना उधर आप dx लगाना कंपलसरी है। हाँ, dx तो लगाओगे, क्योंकि पता होना चाहिए ना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन। हम पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब x को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी फंक्शन के अंदर। यहां तक पहुंच के दो चीजें बन गई, एक फंक्शन दो फंक्शन बन गए। आगे चलते हैं, ये बन गया था 1/x² dx प्लस 1/x⁴ dx, है ना। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देखो यहां से ना करना बहुत इजी है, कैसे करोगे आप लोग, यहां से करना इजी है, कैसे करोगे, लेकिन x⁴ है ना। अब आपको पता है x⁴ को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो x क्या बन जाएगी, -2 dx, और इधर भी ऐसे x⁴ dx। अब आपको करना इसके बाद इजी है, कैसे, आपको ये आता है फॉर्मूला x⁴n dx = x⁴n+1/n+1 c। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल लिख दिया करो फॉर्मूला कि आपने कौन सा यूज किया। अब बताओ यहाँ पे फर्स्ट वाले फंक्शन में, सेकंड वाले फंक्शन में फर्स्ट वाले को सॉरी फर्स्ट वाले को I1 मान लेते हैं। आजकल तो खांसी आती है ना तो डर लगता है, सबको ही डर लगता है कि साला ऐसा लगता है कोरोना हो गया साले को। I1, अब बताओ n की वैल्यू क्या मानोगे, यहाँ पे n की वैल्यू मानोगे -2, क्या मानोगे -2, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिएगा, प्लस ये I1 हो गया। अब I2 कैसे सोल्व करोगे, I2 x⁴ dx था, n की वैल्यू क्या मान लोगे -4, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दीजिएगा I2 को। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना I1 का वो आपका आना चाहिए, अगर आप सही करोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, x⁻1 और ये आ जाएगा मतलब -1/x आ जाएगा, -1/x, और इधर आपका आ जाएगा x⁻−3/−3, तो ये आ जाएगा आपका -1/3x³, ठीक है। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा ना, I1 ऐसे निकाल लोगे, I2 यहां से निकाल लोगे, I1 का आंसर -1/x, I2 का आंसर होगा -1/3x³। तो जो फाइनल आंसर लिखोगे आप क्या लिखोगे, I = I1 + I2। I किसको माना था आपने, ये पता है ना यार, ये खो तो नहीं गए क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में खो गए आप लोग। ये I देखो, I इसको माना था, पूरे फंक्शन को I माना था। अभी दो पार्ट हो गए I से, तो इसको I1 मान लिया, फर्स्ट मतलब I1, सेकंड मतलब I2, ठीक है। और I की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I1 + I2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो I1 का आंसर आ गया हमारा, कितना आया भाइयों, -1/x, I2 का -1/3x³, प्लस क्या लगा दोगे, C लगा दोगे, ठीक है। यहां तक छोड़ सकते हो, आगे करना चाहो एलसीएम सेल्सियम लेके तो कर सकते हो, बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थक गया यार मैं, ठीक है। यहां तक हो गया, उसके बाद कितना टाइम हो गया, 40 मिनट की वीडियो हो गई। आगे चलते हैं भाई और बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो कौन सा एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल मजा आ रहा होगा आई थिंक आपको, शायद सर आपको ही आ रहा होगा, हमको तो नहीं आ रहा। हमको तो ये सोच रहे हैं कितनी लंबी वीडियो बनाते हैं। 1/√x, ठीक है। वापस वही बात यार जो आज वापस दोहरानी पड़ेगी। रूट को लिख सकते हो x⁴1/2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, पावर नीचे से ऊपर जाती है तो निशान क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो -1/2। और सॉरी dx नहीं लगाया मैंने, dx लगाना जरूरी है, ठीक है। जब फॉर्मूला यूज करते हो ना तब ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है और ये dx है वो हट जाता है, ठीक है। जब फॉर्मूला यूज करोगे ना उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन और जो dx है इसको हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें n की वैल्यू कितनी लोगे, 1/2 या -1/2, 1/2 मत बोल देना पापियो, n की वैल्यू लेनी है यहाँ पे -1/2, ठीक है। कर लोगे ना, इसको कर देता हूँ वरना गाली दे रहे हो कई लोग। -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1,
तो जैसे ही करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर एक्स की पावर 1/2, नीचे 1/2, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो यार 2x की पावर 1/2 प्लस सी, आंसर आ चुका। सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके ओके, यहां तक हो गया, आपको समझ में भी आया होगा आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करके बैठा हूं, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, आई होप आप लोग करके लाओगे होमवर्क में, होमवर्क क्वेश्चन जो आपको ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल हुए होंगे 8-9 हो गए शायद, 10वां कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx, ऐसे ही होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 में कौन सा दें आपको, ये शायद करा दिया मैंने, लेकिन एक बार और कर लेना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, dx। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा ये वाला, अगर आप लोग कोई देखेगा वीडियो तो बता दीजिएगा मेरे को, एग्जाम्पल नंबर जो 11 है ना, उसको मेरे को डिस्कस करना है क्लास में, आप लोग करने की कोशिश करना, अगर हो गए तो बढ़िया, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा अगर आपसे हो जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा 11, उसके बाद और कोई क्वेश्चन जो आप लोग कर पाओ, एक क्वेश्चन है 12, होमवर्क जरूर करना है, वरना पापी हो आप लोग, सीख नहीं पाओगे कुछ भी। एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, 3 ये बाहर है, रूट एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये कर लीजिए। और चलो रहने दो यार, ये मैं अभी करा देता हूँ आपको 12 नंबर का, ये मैं अभी करा देता हूँ 12 नंबर का, और बाकी ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई आपके लायक नहीं, इतना बहुत है, बस 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर हो गए तो बढ़िया, नहीं हो तो अपन जिंदाबाद। 12 नंबर का करा देता हूँ आपको मैं एक बार। क्या था यार, हाँ 3x स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले एक सिंपल क्वेश्चन इजी, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं इजी क्वेश्चन को। लिखो 3x ऐसे लिखा हुआ है dx, है ना, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 3x dx। अब एक इंटीग्रेशन की ना एक प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी में क्वेश्चन के बीच में डिस्कस कर दूंगा, कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है 3x, तो कोई कांस्टेंट हो ना, उसको बाहर निकाल सकते हो आप। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, है ना। और मैंने आपको बताया वैसे भी किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन क्या है यहाँ पे 3x, फंक्शन क्या है यहाँ पे 3x, फंक्शन क्या है यहाँ पे 3x, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन में मतलब 3x में x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। क्या बोला मैंने, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो फंक्शन में x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। x को छोड़ के, फंक्शन क्या है 3x, इसमें x को छोड़ के क्या बचा, 3 बचा, तो 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट नंबर को आप इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो। तो यहाँ पे आ गया 3 बाहर आ गया, अब 3 से कोई टेंशन नहीं है, अंदर क्या रह गया, x dx रह गया, अंदर क्या रह गया, x dx। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, तो फंक्शन में x को छोड़ के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, x को छोड़ के क्या बच गया, 3 बच गया, इसका मतलब कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट नंबर को, कांस्टेंट चीज को हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, इसलिए 3 बाहर आ गया। अब 3 की कोई टेंशन नहीं है, अंदर क्या बच गया, x dx। अब x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 तो 3 रहा, अब 3 से मतलब नहीं है, 3 बाहर है, अब x की पावर 1 है, इसका मतलब इस फंक्शन में n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, तो लगा दो फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 प्लस 1, नीचे भी कितना 1 प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो क्या आंसर आ गया 3x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस कितना c, ये आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसे, है ना, प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। कांस्टेंट कोई चीज हो ना फंक्शन के अंदर, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आएगी शायद, ठीक है।
3y x dx। अब देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। सबसे पहले पहचानिए फंक्शन क्या है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ रहा होगा। फंक्शन क्या है 3yx, फंक्शन क्या है 3yx, है ना। dx के आगे जो लिखा रहता है वो फंक्शन रहता है। ये फंक्शन है, फंक्शन का लिख दिया। ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन में, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इसलिए फंक्शन में, फंक्शन ये है हमारा, x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। x को छोड़ के क्या बच गया 3y बच गया। क्या बच गया 3y। अगर 3y कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो क्या 3y को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, और जो चीज इंटीग्रेशन से बाहर चली गई उसके बारे में टेंशन ही नहीं लेना। अंदर क्या बन गया x dx, और x dx अब फंक्शन क्या बन गया x किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में था। और x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो n की पावर 1। अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, 3y तो बाहर ही रहेगा, इसका लगा दोगे x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 3y x² / 2 + c। ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया आपका आंसर। सॉरी, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्यों बोलता हूं कि अगर x, जैसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x को छोड़ के बाकी सारी चीज क्या होगी कांस्टेंट होगी। ये पता होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ था तो x को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होगी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे x को छोड़ के फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था 3y, तो 3y कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। और जो चीज इंटीग्रेशन से बाहर चली गई उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो नहीं बदलेगी क्वेश्चन में, वो तो एज इट इज रहेगी। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन में रहता है उसकी टेंशन लेते हैं हमेशा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए फिर आप घर से, एक होमवर्क क्वेश्चन है ऐसे ही, 3y² x² dx। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, ये खुद से करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पता है फंक्शन क्या है, यहाँ पे 3y² x², हिंट दे देता हूँ, 3y² x², तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट। अब x² तो अंदर रहेगा। अब 2 को थोड़ी, या ऐसा नहीं करना कि x की पावर 2 है तो 2 को बाहर निकाल दिया, पावर वाले को, पागल हो गया, पावर को थोड़ी बाहर निकालोगे, x² का तो अंदर रहेगा। अब नीचे ये क्या है 3y² है, इसको बाहर ले जाना, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये अब यार 50 मिनट्स की वीडियो होगी। ये क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन था, हाँ एक ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप मुझको याद कराइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सर 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, ताकि मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करा सकूं। आपका होमवर्क यही है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको करना है, फॉर्मूले सारे रिवाइज करने हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय बाय।